Okay, yes, people, good morning to all of you. Today we will start a new chapter, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। आप बोलेंगे सर क्या ये जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग एक ही चैप्टर है? नहीं, जॉब कॉस्टिंग अलग है, बैच कॉस्टिंग अलग है। आप बोलेंगे सर क्या जॉब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट बैच कॉस्टिंग में लगेगा? नहीं, तो फिर एक ही चैप्टर क्यों बना देते हैं सर? आप इसको देखिए, ये एकदम मतलब कॉस्टिंग में सबसे छोटा चैप्टर कुछ है तो जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। तो इसीलिए मैंने ये दो चैप्टर को मर्ज करके एक ही चैप्टर में डाल दिया। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जॉब कॉस्टिंग, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बैच कॉस्टिंग। शायद एक या दो क्लास में एक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो, पहले देखो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, पहले रीड करो। व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग? इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग when the work is undertaken as per the customer special requirement। जहां पे काम कस्टमर का स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है वहां हम जॉब कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। मान लो मैं एक कस्टमर हूं, ठीक है, मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दिया कि चलो मुझे मेरे लिए कुछ फर्नीचर बनाओ मेरे हिसाब से। अगर तुम फर्नीचर बना के बेचोगे, मतलब तुम स्टैंडर्डाइज फर्नीचर बनाओगे फिर उसको बेचोगे, वहां जॉब कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होगा। मैं कस्टमर हूं, मैंने तुझे ऑर्डर दिया कि चलो मेरे लिए एक फर्नीचर बनाओ मेरे हिसाब से, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो वहां जॉब कॉस्टिंग लगेगा। चलो मान लो तुम क्या कर रहे हो, कपड़ा कटिंग करके शर्ट बनाते हो, टी शर्ट, फिर उसको बेचते हो, जिसको कहते हो रेडीमेड टी शर्ट, वहां जॉब कॉस्टिंग नहीं लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे हिसाब से तुम कटिंग करो, मेरे हिसाब से डिजाइन करो, मेरे हिसाब से बनाओ, तो वहां जॉब कॉस्टिंग लगेगा। तो देखो रीड करो इसको। जॉब कॉस्टिंग पहले हमें देखना पड़ेगा कि जॉब कॉस्टिंग कहां लगेगा। ठीक है, ओके। It is a method of costing when the work is undertaken as per the customer's special requirement. Underline the word as per customer special requirement. जहां काम होता है कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां जॉब कॉस्टिंग लगता है। ठीक है, ओके। When an inquiry is received from the customer, देखो when an inquiry is received from customers, इसका मतलब ऑर्डर मिला, cost expected to be incurred on the job are estimated, and on the basis of this estimate a price is quoted to customer। देखो चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक ही एग्जांपल सफिशिएंट रहेगा जॉब कॉस्टिंग का मीनिंग समझने के लिए। ठीक है, ओके। देखो मान लो एक मैन्युफैक्चरर, तो ठीक है, एक फर्नीचर बनाता है। एक कस्टमर आया मैन्युफैक्चरर के पास, बोला कि मुझे 4 टेबल चाहिए। ठीक है, फिर एक कस्टमर बोला कि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम टेबल बनाओ, मतलब मैं जिस डिजाइन बोलूंगा वही डिजाइन में तुम्हें फर्नीचर सॉरी टेबल बनाना पड़ेगा। अब इधर जॉब कॉस्टिंग लगेगा, क्योंकि अब काम होगा कस्टमर का स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब काम होगा कस्टमर का स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जहां काम होता है कस्टमर का स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां जॉब कॉस्टिंग लगता है। ठीक है, ओके। अब ये जो मैन्युफैक्चरर ये एस्टिमेट करेगा कि ये 4 टेबल बनाने के लिए कितना खर्चा होगा। ठीक है, जो एस्टिमेट करेगा, मान लो कि ये एस्टिमेट किया ये 4 टेबल बनाने के लिए 1 लाख रुपया खर्चा होगा, तो इसके हिसाब से वो एक प्राइस कोट करेगा, जिसको कहते हैं जॉब चार्जेस। क्या कहते हैं? जॉब चार्जेस। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल समझो। मान लो ये जो मैन्युफैक्चरर ये एक कारपेंटर, मान लो ये जो मैन्युफैक्चरर एक कारपेंटर, ठीक है, नेटवर्क के वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो काइंडली एडजस्ट करो। ठीक है, सॉरी।
मान लो ये जो मैन्युफैक्चरर, ये एक कारपेंटर, कारपेंटर क्या किया, पहले से टेबल बना दिया। मतलब कारपेंटर को अभी ऑर्डर नहीं मिला है, फिर भी कारपेंटर क्या किया ना, टेबल ऑलरेडी बना चुका है। फिर उसके बाद एक कस्टमर आया कि बोला कि मुझे 2 टेबल चाहिए। जो कस्टमर आया, कस्टमर बोला कि मुझे 2 टेबल चाहिए, ठीक है। ओके, अब कारपेंटर बोला कि चलो मेरे पास तो 6 टेबल है, इसमें से 2 टेबल चॉइस करो। कस्टमर क्या किया, ये 2 टेबल को चॉइस किया, फिर ये 2 टेबल ले गया। अब बोलो क्या इधर जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होगा? बोले यस और नो, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेबल हम बनाते हैं, क्या ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाएंगे? नहीं, ऑलरेडी टेबल बन चुका है। अब कस्टमर आया, बस मुझे सेल करना पड़ा, मतलब मैंने जस्ट सेल किया, तो इधर जॉब कॉस्टिंग नहीं लगेगा। तो जॉब कॉस्टिंग किधर लगेगा? जॉब कॉस्टिंग वहां लगेगा जहां मतलब हम गुड्स बनाएंगे या प्रोडक्ट को बनाएंगे कस्टमर का स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। चलो फिर से रीड करो जॉब कॉस्टिंग का जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। देखो, इंडस्ट्री व्हिच मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट और रेंडर्स सर्विसेज एग्नेस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर, अंडरलाइन द वर्ड स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब ऑर्डर मिलने के बाद हम प्रोडक्ट बनाएंगे या ऑर्डर मिलने के बाद हम सर्विस रेंडर करेंगे, तो वहां जॉब कॉस्टिंग लगेगा। ऑर्डर मिलने से पहले अगर तुम गुड्स बनाते हो फिर उसके बाद कस्टमर को बेचते हो, तो वहां जॉब कॉस्टिंग नहीं लगेगा। तो इंडस्ट्री व्हिच मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और रेंडर सर्विसेज एग्नेस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर as distinct from continuous production for stock or sale use the job costing or job order method of cost account। इसका मतलब देखो, मेरा पॉलिसी यही है कि मैंने गुड्स बना लिया, मतलब मेरा पॉलिसी यही है कि मैं गुड्स बनाता हूं, फिर उसको रखता हूं, मतलब मेरे शोरूम में स्टॉक के बाद इन्वेंटरी के जैसे रखता हूं, फिर उसके बाद कस्टमर मिलने के बाद मैं बेचता हूं। यहां जॉब कॉस्टिंग नहीं लगेगा। कस्टमर मेरे पास आया, वो एक ऑर्डर दे दिया कि मुझे ऐसा गुड्स चाहिए, तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं गुड्स बनाता हूं, तो उधर जॉब कॉस्टिंग लगेगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर बैच कॉस्टिंग, हाँ हम तो बैच कॉस्टिंग को अलग से पढ़ेंगे, तो इसीलिए अभी बैच कॉस्टिंग का कुछ भी रेफरेंस नहीं लेंगे, लेकिन मेरे पीडीएफ में जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, बैच कॉस्टिंग, क्योंकि ये दोनों चैप्टर को मैंने एक ही चैप्टर में डाल दिया। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैच कॉस्टिंग को हम बाद में देखेंगे, अभी जॉब कॉस्टिंग का कंसेप्ट देखेंगे। देखो, इंडस्ट्रीज वेयर जॉब कॉस्टिंग्स आर अप्लाइड, बैच कॉस्टिंग कहां अप्लाई होता है उसको हम बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे कि कौन सा इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग लगता है। ओके, प्रिंटिंग प्रेस में जॉब कॉस्टिंग लगता है, शिप बिल्डिंग में जॉब कॉस्टिंग लगता है, हेवी मशीनरी इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग लगता है, जनरल इंजीनियरिंग वर्क के केस में जॉब कॉस्टिंग लगता है, मशीन टूल्स के केस में जॉब कॉस्टिंग लगता है, इंटीरियर डेकोरेशन के केस में जॉब कॉस्टिंग लगता है, रिपेयर एंड अदर सिमिलर वर्क में जॉब कॉस्टिंग लगता है। चलो फिर उसके बाद रीड करो एडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग। अब देखो जॉब कॉस्टिंग का एडवांटेजेस क्या है। देखो जॉब कॉस्टिंग का एडवांटेजेस क्या होता है, रीड करो इसको।
द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड फॉर एवरी जॉब और प्रोडक्ट इन ए डिपार्टमेंट इज अवेलेबल डेली, वीकली और आज रिक्वायर्ड व्हेन द जॉब इज स्टिल इन प्रोग्रेस। देखो जॉब कॉस्टिंग का एडवांटेज यही होता है कि डेली कितना मटेरियल में खर्चा हुआ, डेली कितना लेबर खर्चा हुआ, डेली कितना ओवरहेड खर्चा हुआ, उसका इंफॉर्मेशन या जानकारी तुम्हें डेली मिल जाएगा। ठीक है, पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा सेकंड एडवांटेजेस, ऑन कंप्लीशन ऑफ ए जॉब द कॉस्ट अंडर ईच एलिमेंट इज इमीडिएटली असर्टेन। ऑन कंप्लीशन ऑफ ए जॉब द कॉस्ट अंडर ईच एलिमेंट इज इमीडिएटली असर्टेन। देखो जब कंप्लीट हो गया, जब जॉब कंप्लीट हो गया, कॉस्ट अंडर ईच एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब मटेरियल, एलिमेंट का मतलब लेबर, एलिमेंट का मतलब ओवरहेड। मतलब जब कंप्लीट हो गया वो जॉब में मटेरियल में कितना खर्चा हुआ, लेबर में कितना खर्चा हुआ, ओवरहेड में कितना खर्चा हुआ, उसका डाटा इमीडिएटली मिल जाएगा। फिर कॉस्ट में भी कंपेयर्ड विथ द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट का इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा उसका डाटा भी हमें मिल जाएगा। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर पास्ट पीरियड फॉर ईच प्रोडक्ट कंप्लाइड बाय ऑर्डर्स, डिपार्टमेंट और मशीन प्रोवाइड यूजफुल स्टैटिस्टिक्स फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन प्लानिंग। देखो अगर आज का डाटा तुम रखोगे तो आज का डाटा कल के लिए तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ठीक है, जब तुम फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो तुम्हें पास्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जॉब कॉस्टिंग अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें पास्ट इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगा। बाकी जो भी एडवांटेजेस है बस वो थ्योरेटिकल एडवांटेजेस है, इसको एक बार खुद रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिमिटेशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का लिमिटेशन क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग इज कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव as more clerical work is involved in identifying each element of a cost with a specific department and job। देखो बेटा मान लो कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे 4 जॉब मिला एट ए टाइम, तो मुझे 4 जॉब के लिए रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जॉब जहां पे जॉब कॉस्टिंग होता है ना, एक जॉब का कॉस्टिंग अलग होता है, दूसरे जॉब का कॉस्टिंग अलग होता है, तीसरे जॉब का कॉस्टिंग अलग होता है। तो इसीलिए हमें बहुत डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब क्लरिकल वर्क में हमारा बहुत एक्सपेंसेस होगा। क्लरिकल वर्क का मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमें बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जॉब कॉस्टिंग का लिमिटेशन होता है मोर क्लरिकल एक्सपेंसेस, मोर क्लरिकल एक्सपेंसेस। ओके, फिर बोला विद द इंक्रीज इन द क्लरिकल प्रोसेस चांसेस ऑफ एरर आर एनहांस्ड। क्योंकि क्लरिकल प्रोसेस बढ़ गया, तो अगर क्लरिकल प्रोसेस बढ़ जाएगा तो गलत होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। ओके, द कॉस्ट एज असर्टेन इवन वेयर दे आर कंप्लाइड वेरी प्रॉम्प्टली और हिस्टोरिकल आज दे आर कंप्लाइड आफ्टर इंसिडेंट्स। इसका मतलब ये तो कॉस्टिंग का एक बेसिक लिमिटेशन होता है कि कॉस्टिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम यूज करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट इनकर्ड होने के बाद उसको रिकॉर्ड करना, कॉस्ट इनकर्ड होने के बाद उसको रिकॉर्ड करना। तो ये कॉस्टिंग का एक बेसिक लिमिटेशन होता है। चलो अब बोलेंगे सर क्या जॉब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया? देखो जॉब कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट से भी डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, चलो पहले समझो, फिर उसके बाद मैं स्टेप लिखाऊंगा। पहले तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो मेरे पास 2 जॉब है, मतलब जॉब को मैं कभी कभी ऑर्डर भी बोल सकता हूं। तो मेरे पास 2 जॉब है या 2 ऑर्डर है। ये मेरे लिए जॉब 1
ये मेरे लिए जॉब 2, ठीक है। ये मेरा प्रीमाइसेस, क्योंकि मैं जॉब वर्क बेसिस में काम कर रहा हूं। मान लो कि मैं एक कारपेंटर हूं, जब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट को मतलब डीपली एनालाइज नहीं करोगे तब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा खुद को कारपेंटर बनाओ या मैन्युफैक्चरर बनाओ या एक फैक्ट्री को मतलब विजुअलाइज करो, फिर कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ठीक है, चलो मान लो मैं कारपेंटर हूं, ये मेरा प्रीमाइसेस, यहाँ पे मेरा जो मशीनरी टूल्स वगैरह वगैरह मैंने यहाँ पे रखा हूं। मेरे लिए 2 जॉब आया, तो ठीक है, जॉब 1 जॉब 2। जॉब 1 मेरे लिए कुछ चेयर बनाना है, जॉब 2 मेरे लिए कुछ चलो बेड बनाना है। ओके, इसमें कितना लकड़ी लगेगा, मतलब वुड, ये उसका मटेरियल। यहां पे कितना लेबर लगेगा, ये लेबर। यहां पे भी कितना मटेरियल लगेगा, यहां कितना लेबर लगेगा। चलो ये हो गया। यहां क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, इधर भी क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ये तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन ये जो मेरा सोर मतलब प्रीमाइसेस है, उसका तो रेंट होगा। मान लो मैं इसको रेंट में ले रखा हूं, उसका तो रेंट होगा। ये जो रेंट होगा ना, उसका कुछ पोर्शन में ये जॉब को भी चार्ज करूंगा, कुछ पोर्शन जॉब 2 को भी चार्ज करूंगा। आप बोलेंगे सर ये तो रेंट ओवरहेड। हाँ बेटा, ये रेंट ओवरहेड, तो ओवरहेड को अभी हम जॉब में चार्ज करेंगे। तो ठीक है, किस बेसिस में चार्ज करेंगे ये हमें ओवरहेड चैप्टर में डेफिनेटली पढ़ेंगे। अगर तुम्हारा ओवरहेड चैप्टर अभी नहीं हुआ है, पहले जॉब कॉस्टिंग हो रहा है, तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि ओवरहेड को जॉब को किस बेसिस में हम चार्ज करेंगे। तो बोलो, ये जो जॉब 1 का कॉस्ट में क्या चीज आएगा, जॉब 1 का मटेरियल कितना, जॉब 1 का लेबर कितना, जॉब 1 का एक्सपेंसेस कितना, फिर जॉब 1 को कितना ओवरहेड तुम चार्ज करोगे। जॉब 1 का मटेरियल कितना, जॉब 1 का लेबर कितना, जॉब 1 का एक्सपेंसेस कितना, फिर जॉब 1 को तुम कितना ओवरहेड चार्ज करोगे। ये जो जॉब 2 इसका कॉस्ट में क्या चीज आएगा, बोलो, इसका मटेरियल कितना, इसका लेबर कितना, इसका एक्सपेंसेस कितना, फिर इसको कितना ओवरहेड तुम चार्ज करोगे। इसका मतलब एक जॉब के लिए जो स्पेसिफिक खर्चा होता है वो जॉब का कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। फिर एक जॉब के लिए हम जो कॉमन एक्सपेंसेस या ओवरहेड है उसको कुछ पोर्शन चार्ज करेंगे एक सुइटेबल बेसिस में। ठीक है, चलो अब कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं कि हाउ टू असर्टन कॉस्ट ऑफ ए जॉब। कॉस्ट मिलने के बाद हम रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें सेलिंग प्राइस। तुम एक काम करो, कॉपी में लिखो, क्योंकि मेरे मैथ में इसका कॉन्सेप्ट लिखने के लिए शायद स्पेस नहीं है। जो भी स्पेस है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो तुम इसलिए एक काम करो, कॉपी में लिखो, लेकिन मैं यहीं पे लिख रहा हूं। लिखो, हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ ए जॉब। हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ ए जॉब, मतलब एक जॉब का कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे। तो लिखो, टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ ए जॉब we will prepare a job cost sheet as under ओके। हम क्या करेंगे ना, जॉब कॉस्ट निकालने के लिए हम एक जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो वी विल प्रिपेयर ए जॉब कॉस्ट शीट एज अंडर। ठीक है, ओके, लिखो पर्टिकुलर
अमाउंट, पर्टिकुलर फिर अमाउंट। देखो जॉब कॉस्ट शीट अलग अलग बनेगा, मतलब जॉब 1 का कॉस्ट शीट अलग, जॉब 2 का कॉस्ट शीट अलग, जॉब 3 का कॉस्ट शीट अलग। ओके, तो पर्टिकुलर अमाउंट। अब पहले देखो जॉब में मटेरियल कितना लगेगा, तो जॉब में मटेरियल जो लगेगा मटेरियल, फिर उसके बाद देखो जॉब में ओजेस कितना लगेगा, तुम इसको लेबर भी बोल सकते हो, लेबर कॉस्ट। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना होगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो जॉब का प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो जॉब का प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे ओवरहेड, इसके लिए हमें नोट्स देना पड़ेगा। ओवरहेड को तुम भी बोल सकते हो कॉमन चार्जेस, सॉरी पोर्शन, हाँ चलो कॉमन चार्जेस। तो ये जाएगा कॉस्ट ऑफ जॉब। फिर उसके साथ तुम ऐड करो प्रॉफिट, ये हो जाएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस। इसके साथ तुम ऐड करोगे प्रॉफिट, ये हो जाएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ओवरहेड को कैसे हम चार्ज करेंगे, तो नेक्स्ट लिखो नोट लिखो, हाउ टू चार्ज ओवरहेड टू ए जॉब। देखो जॉब कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही होता है कि जॉब को ओवरहेड कैसे चार्ज किया जाएगा। तो ठीक है, लिखो नोट में डाल दो कि हाउ टू चार्ज ओवरहेड टू ए जॉब। देखो ओवरहेड, ये प्रोडक्शन ओवरहेड हो सकता है, फिर सेलिंग ओवरहेड हो सकता है। आप बोलेंगे सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी हो सकते हैं। हाँ बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी हो सकता है। चलो दो हेड में कंसेप्ट को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो पहले प्रोडक्शन ओवरहेड हो सकता है, नहीं तो सेलिंग ओवरहेड होता है। प्रोडक्शन ओवरहेड को हम प्रोडक्शन ओवरहेड हम जॉब को चार्ज करेंगे डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से, नहीं तो लेबर आवर के हिसाब से, नहीं तो मशीन आवर के हिसाब से। अब बोलेंगे सर तीनों बेसिस तो आप लिखा दिए। देखो पहले हम डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे चार्ज करेंगे। अगर डायरेक्ट वेजेस नहीं है तो लेबर आवर के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो मशीन आवर, लेकिन प्रायोरिटी रहेगा पहले डायरेक्ट वेजेस का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम जॉब को चार्ज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। अब बोलेंगे सर प्रोसीजर क्या रहेगा, मैं स्टेप्स लिखा दूंगा, ठीक है, तुम प्रोसीजर फॉलो करना। चलो एक काम करो, इसको लिखने का दरकार नहीं है, मैं अभी लिखाता हूं, तुम लिखो, कंसेप्ट समझने के लिए कोशिश करो। ओके, तो हाउ टू चार्ज ओवरहेड टू ए जॉब, तो लिखो पहले हम प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए नोट्स लिखेंगे। तो लिखो प्रोडक्शन ओवरहेड कैन बी apportioned to a job on the basis of
डायरेक्ट वेजेस और लेबर आवर और मशीन आवर। तो प्रोडक्शन ओवरहेड जॉब को चार्ज किया जाता है लेबर आवर के हिसाब से, नहीं तो डायरेक्ट वेजेस। तो प्रायोरिटी पहले डायरेक्ट वेजेस का, फिर उसके बाद लेबर आवर का, फिर उसके बाद मशीन आवर का। तुम जो बेसिस फॉलो करोगे उसका एक नोट्स दे देना क्वेश्चन आंसर में, तो ठीक है। तो लिखो फर्स्ट कैलकुलेट रिकवरी रेट। फर्स्ट कैलकुलेट रिकवरी रेट, तो ठीक है। लिखो रिकवरी रेट इज इक्वल टू, रिकवरी रेट का मतलब होता है हम कौन सा रेट में रिकवर करेंगे। रिकवरी रेट का मतलब होता है हम कौन सा रेट में रिकवर करेंगे। तो रिकवरी रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ओवरहेड डिवाइड बाई बेसिस ऑफ रिकवरी। चलो मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं समझने के लिए। मान लो तुम्हारा अमाउंट ऑफ ओवरहेड 1 लाख, बेसिस ऑफ रिकवरी मान लो तुम डायरेक्ट लेबर आवर यूज कर रहे हो, मान लो वो 50,000 आवर, इसका मतलब 2 पर आवर आ रहा है। ध्यान से समझने के लिए कोशिश करो। मान लो कि फिर बाद में ये मुझे व्हाट्सएप मत करना कि सारे ये 1 लाख कहां से आया, ये 50,000 कहां से आया। मैं हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं समझने के लिए। मान लो कि तुम्हारा ओवरहेड का अमाउंट कितना, मान लो तुम्हारा ओवरहेड का अमाउंट कितना, ओ माय गॉड आई एम सॉरी, मान लो तुम्हारा ओवरहेड का अमाउंट कितना 1 लाख। अब तुम लेबर आवर बेसिस फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारे पास टोटल में 50,000 लेबर आवर है। इसका मतलब पर लेबर आवर तुम 2 रुपया चार्ज करोगे तो तुम्हारा अमाउंट ऑफ ओवरहेड रिकवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नाउ कैलकुलेट ओवरहेड टू बी चार्ज टू ए जॉब। अब तुम कैलकुलेट करो कि कितना ओवरहेड जॉब को चार्ज किया जाएगा, तो ठीक है। इज इक्वल टू रिकवरी रेट इंटू लेबर आवर यूज्ड बाय ए जॉब। देखो ये जो सेकंड स्टेप है ना, मैं इसको लेबर आवर के हिसाब से लिखा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने रिकवरी रेट लेबर आवर के हिसाब से कैलकुलेशन किया था, तो इसीलिए रिकवरी रेट मतलब 2 रुपया पर आवर इंटू एक जॉब में कितना आवर यूज हुआ है। मान लो एक पर्टिकुलर जॉब 1000 आवर यूज किया है, मान लो एक पर्टिकुलर जॉब 1000 लेबर आवर यूज किया है, तो वो पर्टिकुलर जॉब को तुम 1000 का मतलब 1000 इंटू 2 रुपया, क्योंकि रिकवरी रेट तुम्हारा 2 रुपया आ रहा है, तो तुम 2000 ओवरहेड चार्ज करोगे। अगर तुम रिकवरी रेट में डायरेक्ट वेजेस यूज करोगे बेसिस, तो इधर हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस ऑफ जॉब। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर रिकवरी रेट कैलकुलेशन करने के वक्त अगर तुम बेसिस यूज करोगे मशीन आवर, तो इधर हो जाएगा मशीन आवर यूज्ड बाय द जॉब, इधर हो जाएगा मशीन आवर्स यूज्ड बाय द जॉब। तो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ओवरहेड कैसे चार्ज करोगे। तुम कॉपी में तो लिख रहे हो, तो इसीलिए मैं इसको मिटाता हूं, फिर उसके बाद मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड उसका कॉन्सेप्ट लिखूंगा।
नेक्स्ट लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कंसेप्ट लिखो। लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैन बी रिकवर्ड लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैन बी रिकवर्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैन बी रिकवर्ड on the basis of cost of production. Selling and distribution overhead can be recovered on the basis of cost of production. तो लिखो रिकवरी रेट इज इक्वल टू लिखो अमाउंट ऑफ ओवरहेड recovery rate is equal to amount of overhead divided by cost of production into 100। अब बोलेंगे सर यहाँ पे into 100 क्यों किया? देखो ये रिकवरी रेट परसेंटेज में आएगा इसीलिए मैंने 100 यूज किया। मान लो तुम्हारा ओवरहेड 1 लाख रुपया डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा 2 लाख। ओवरहेड तुम्हारा 1 लाख डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा 2 लाख, तो इंटू 100 करोगे तो 50% आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखो ओवरहेड टू बी चार्ज टू ए जॉब इज इक्वल टू ओवरहेड to be charged to a job is equal to overhead to be charged to a job is equal to cost of production of a job into percentage of recovery rate। चलो रिकवरी रेट लिखो इंटू परसेंटेज, इधर मत लिखो क्योंकि रिकवरी रेट परसेंटेज में आए, इंटू रिकवरी रेट। मान लो एक पर्टिकुलर जॉब का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,000 तो इंटू 50% करोगे तो 5,000 उसको चार्ज होगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं। जॉब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इलुस्ट्रेशन 1 फटाफट रीड करो। ये तुम्हारा स्टडी मैट का इलुस्ट्रेशन, इसको फटाफट तुम रीड करो। As newly appointed cost accountant, you find that the selling price of job number 9669 has been calculated on the following basis. Job number बोलो 9669। ओके, जॉब 9669 जॉब का सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन ऐसे हुआ है। जॉब में मटेरियल, जॉब का डायरेक्ट वेजेस 22 आवर एट द रेट ऑफ 25 पैसा पर आवर। ए का 10 घंटा, बी का 4 घंटा, सी का 8 घंटा।
प्लस 33% ऑन प्राइम कॉस्ट, ये हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस। क्या बेटा ये सेलिंग प्राइस मतलब करेक्टली कैलकुलेशन हुआ है? बोलो, जॉब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सेलिंग प्राइस करेक्टली कैलकुलेशन हुआ है? बोलो यस और नो। नो सर। क्यों? क्योंकि मैं जो सिस्टमेटिक समझाया था, सिस्टमेटिक वे में समझाया था कि जॉब में कितना मटेरियल लगता है, कितना लेबर लगता है, फिर जॉब का प्राइम कॉस्ट, फिर उसके बाद हम ओवरहेड चार्ज करेंगे। बड़ा ओवरहेड ये जो 33% ऑन प्राइम कॉस्ट, ये प्रॉफिट भी हो सकता है। हाँ, ओवरहेड जो चार्ज करेंगे हम देखेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड को डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से चार्ज करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से, नहीं तो डायरेक्ट लेबर आवर, नहीं तो मशीन आवर, फिर नहीं तो कुछ अदर बेसिस हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट 33% ऑन प्राइम कॉस्ट कैसे चार्ज करेंगे? उसके लिए एक रिकवरी रेट कंपटीशन किया जाएगा, फिर उसके बाद सिस्टमेटिकली चार्ज होगा। ओके, ये कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक साल का टोटल, क्योंकि एक साल का ना प्रीवियस ईयर्स का, लेकिन ऊपर में जो डाटा दिया है ये एक जॉब का। अच्छा, तो मतलब ये लास्ट ईयर का कॉमन डाटा, मतलब कंपनी का डाटा। लास्ट ईयर में टोटल मटेरियल कितना यूज हुआ था? इतना। लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस इतना, फिर डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए के लिए अलग, डिपार्टमेंट बी के लिए अलग, डिपार्टमेंट सी के लिए अलग। अब फैक्ट्री ओवरहेड ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, फिर सेलिंग कॉस्ट 30,000। मतलब ये जो ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड है, यहां पे सेलिंग ओवरहेड है। अब देखो जॉब का जो कॉस्ट निकाला हुआ है, इसमें ना तो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किया हुआ है, ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज किया हुआ है। अब बोलेंगे सर ये 33% ऑन प्राइम कॉस्ट चार्ज हुआ है, ये आर्बिट्ररी चार्जेस, मतलब फ्लैट बेसिस में हम 30% चार्ज किए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो इसीलिए हमें जॉब का एक प्रॉपर कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिर जॉब का करेक्ट कॉस्ट हम कैलकुलेशन करेंगे। You are required to draw up a job cost sheet, calculate and enter the revised cost using the previous year's figure as a base, add to the total job cost 10% for profit and give the final selling price। चलो जॉब का कॉस्ट शीट हम बनाएंगे। लिखो सॉल्यूशन, लिखो देखो कॉस्ट शीट ऑफ जॉब, जॉब का कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट ऑफ जॉब नंबर 9669, कॉस्ट शीट ऑफ जॉब नंबर 9669। ठीक है, बोलो पर्टिकुलर अमाउंट। देखो जॉब में मटेरियल कितना लगा है? सर जॉब में मटेरियल 12.08 लगा है, तो मटेरियल 12.08। फिर जॉब में डायरेक्ट वेजेस, ये डिपार्टमेंट वाइज। देखो अगर डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट वाइज, तो तुम रिकवरी भी करोगे, मतलब ओवरहेड चार्ज करोगे डिपार्टमेंट वाइज, सही रहेगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ए का 10 घंटा इंटू 25 पैसा, 10 आवर इंटू 0.25, ये आ रहा है 2.5। डिपार्टमेंट बी का 4 घंटा
4 आवर इंटू 0.25 ₹1। सी का 8 घंटा इंटू 0.25 ₹2। अब देखो प्राइम कॉस्ट जॉब का 12.08 प्लस 2.5 प्लस 1 प्लस 2 17.58। नेक्स्ट लिखो, ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड ए बी सी। देखो ए का फैक्ट्री ओवरहेड, बी का फैक्ट्री ओवरहेड, सी का फैक्ट्री ओवरहेड अलग दिया हुआ है। ए का वजस बी डिपार्टमेंट, ए का वजस डिपार्टमेंट बी का वजस डिपार्टमेंट सी का वजस ए भी अलग दिया हुआ है। तो इसीलिए हम फैक्ट्री ओवरहेड अलग अलग से चार्ज करेंगे, इसीलिए हम फैक्ट्री ओवरहेड अलग अलग से चार्ज करेंगे। चलो उसके लिए पहले रिकवरी रेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जगह छोड़ दें। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट। लिखो पहले फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, डिपार्टमेंट फैक्ट्री ओवरहेड। देखो तुम लेबर आवर भी ले सकते हो, डायरेक्ट वेजेस भी ले सकते हो, मशीन आवर भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो मशीन आवर नहीं है। अगर तुम डायरेक्ट वेजेस लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो, उसके लिए एक नोट्स दे दोगे। अगर तुम लेबर आवर लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो, उसके लिए भी एक नोट दे दोगे। चलो लेबर आवर मैं नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट वेजेस ले रहा हूं। रिकवरी रेट बोला डिपार्टमेंट ए का फैक्ट्री ओवरहेड कितना। सर डिपार्टमेंट ए का फैक्ट्री ओवरहेड 2500। डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट वेजेस कितना। डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट वेजेस सर 5000। तो रिकवरी रेट हो जाएगा अमाउंट ऑफ ओवरहेड 2500 डिवाइड बाई डायरेक्ट वेजेस 5000 इंटू 100 करो। लेबर आवर लोगे तो 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन अमाउंट टर्म में दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर अमाउंट टर्म में रहा तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 2500 हराना डिवाइड बाई 5000 परसेंटेज, ये आ रहा है 50%। बी का फैक्ट्री ओवरहेड कितना। सर बी का फैक्ट्री ओवरहेड 4000, बी का 4000, सी का 1000, इसका डायरेक्ट वेजेस 6000, इसका 4000। अब परसेंटेज निकालो, 4000 डिवाइड बाई 6000 परसेंटेज। ये आ रहा है, अच्छा कैलकुलेशन करो, 4000 डिवाइड बाई 6000 परसेंटेज, ये आ रहा है 66.67 परसेंटेज। फिर 1000 डिवाइड बाई 4000 परसेंटेज आ रहा है 25%। मतलब डिपार्टमेंट ए का वेजेस का 50% होगा ओवरहेड, डिपार्टमेंट बी का वेजेस का 66.67 परसेंटेज होगा ओवरहेड, डिपार्टमेंट सी का वेजेस का 25% होगा ओवरहेड।
चलो ओवरहेड जॉब को चार्ज करो, फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ वेजेस। देखो डिपार्टमेंट ए का वेजेस कितना जॉब के लिए 2.5, तो उसका 50% होगा यानी 1.25। डिपार्टमेंट बी का एट द रेट ऑफ 66.67% ऑफ वेजेस। बोलो जॉब में डिपार्टमेंट बी का वेजेस कितना 1, तो 1 इंटू 66.67%, 0.67। चलो कोई बात नहीं। डिपार्टमेंट सी का एट द रेट ऑफ 25% ऑफ वेजेस। डिपार्टमेंट सी का वेजेस कितना 2, तो 2 का 25%, 0.5। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो जॉब का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है सॉरी 12.08 प्लस 2.5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1.25 प्लस 0.67 प्लस 0.5, तो ये आ रहा है 20। फिर हम ऐड करेंगे सेलिंग कॉस्ट, तो सेलिंग कॉस्ट का रिकवरी रेट भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इधर लिखो ये हो गया तुम्हारा रिकवरी रेट, फैक्ट्री बी में लिखो फॉर सेलिंग कॉस्ट। देखो सेलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हम रिकवरी करेंगे, तो रिकवरी रेट इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन into 100। रिकवरी रेट इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 100। चलो देखो सेलिंग कॉस्ट कितना, लास्ट ईयर का सेलिंग कॉस्ट 30,000, तो इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना देखो, अच्छा जॉब का नहीं, रिकवरी रेट कैलकुलेशन करने के बाद टोटल बेसिस में दिखना होगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल 77,500 प्लस वेजेस तुम्हारा 5,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड तुम्हारा 2,500 प्लस 4,000 प्लस 1,000, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा 1 लाख आ रहा है। तो डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 30% हम सेलिंग कॉस्ट के हिसाब से चार्ज करेंगे। अब चलो जॉब के पास, जॉब का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 20, तो लिखो सेलिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 20 का 30% कितना 6। अब बोलो टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब 26, जॉब का टोटल कॉस्ट आ रहा है 26, ठीक है। जॉब का टोटल कॉस्ट आ रहा है कितना 26। अब क्या करना पड़ेगा देखो क्वेश्चन, 10% प्रॉफिट ऐड करो, जॉब का सेलिंग प्राइस निकालो। तो लिखो ऐड करो या प्लस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10%। सर 10% किसका कॉस्ट का, ऐड टू द टोटल जॉब कॉस्ट 10% ऑफ प्रॉफिट, नहीं यहाँ पे फॉर प्रॉफिट लिखा हुआ है। प्रॉफिट के लिए
कॉस्ट में कॉस्ट का 10% ऐड करो। अगर ये 10% प्रॉफिट, ऐसे लिखता है कि आठ 10% ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट 10%, ये अलग होता। लेकिन यहां पे जो सिंपल लाइन में लिखा है कि टोटल कॉस्ट में 10% ऐड करो प्रॉफिट के लिए, तो टोटल कॉस्ट में हम 10% ऐड करेंगे प्रॉफिट के लिए। तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा कितना है 26, तो 10% 2.6, तो सेलिंग प्राइस होगा 26 प्लस 2.6 28.6। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2 रीड करो। A work order for 100 units of a commodity has to pass through 4 different machines। 100 यूनिट्स का ऑर्डर आया है, तो 4 डिफरेंट मशीन में काम होगा। ऑफ व्हिच द मशीन आवर रेट आर, मशीन पी का, देखो मशीन आवर रेट भी दे दिया, बोला कि पी का मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट का मतलब होता है अगर पी मशीन 1 घंटा चलेगा तो इतना खर्चा होगा। तो पी का मशीन आवर रेट 1.25, क्यू का 2.5, आर का 3, एस का 2.25। ओके, फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड ऑन द वर्क ऑर्डर, वो जॉब के लिए इतना खर्चा होगा। मटेरियल वेजेस, मशीन पी हैज बीन एंगेज्ड फॉर 200 आवर्स। देखो जॉब के लिए मशीन पी 200 घंटा काम करेगा। अगर मशीन पी 1 घंटा काम करेगा तो उसके लिए 1.25 चार्ज होगा, क्योंकि मशीन पी का मशीन आवर रेट 1.25। चलो, एक पर्टिकुलर जॉब में मशीन पी 200 घंटा काम करेगा, क्यू 160 आवर काम करेगा, आर 240 आवर काम करेगा, एस 132 आवर काम करेगा। ओके, आफ्टर द वर्क ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड, मटेरियल वर्थ 400 आर फाउंड टू बी सरप्लस एंड रिटर्न टू द स्टोर। देखो बेटा, जॉब में मटेरियल कितना इश्यू होगा, जॉब को मटेरियल कितना इश्यू होगा 8000, फिर 400 का मटेरियल बच जाएगा। इसका मतलब जॉब को हम चार्ज करेंगे 8000 माइनस 400। ऑफिस ओवरहेड यूज्ड टू बी 40% of work cost, but on account of all around rise in the cost of administration, distribution and sale, there has been a 50% rise in the office overhead expenditure। देखो वो कह रहा है कि ऑफिस ओवरहेड जनरली वर्क कॉस्ट का 40%, लेकिन इन्फ्लेशन के वजह से हम और एक्स्ट्रा 50% चार्ज करेंगे। तो 50% का मतलब 40% का 50%, तो 40% का 50% 20% होता है। इसका मतलब पहले 40% था, अब 20% ऐड हो जाएगा, यानी 60% चार्ज होगा ऑफिस ओवरहेड के लिए। Moreover, it is known that 10% of production will have to be scrapped and not being up to the specification, and the sale proceed of the scrapped output will be only 5% of cost of sale। वो कह रहा है कि 10% स्क्रैप हो जाएगा, उसको हम नहीं बेच सकते हैं नॉर्मली, वो कॉस्ट ऑफ सेल का 5% में रियलाइज होगा। If the manufacturer wants to make a profit of 20%, तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालना होगा। चलो, अगर तुम चाहोगे तो क्वेश्चन को और एक बार रीड भी कर सकते हो, तो चलो और एक बार रीड करो क्वेश्चन। मैं थोड़ा आराम करता हूं।
ओके, चलो हम जॉब का कॉस्ट शीट निकालेंगे। देखो बेटा, जॉब में मटेरियल कितना लगेगा सर, 8000 तो इशू आता, लेकिन 400 सरप्लस आ जाएगा, यानी 7600। क्लियर। डायरेक्ट वेजेस 500, तो उसका प्राइम कॉस्ट आ रहा है 8100। ठीक है, ओके। अब देखो वर्क्स ओवरहेड अब चार्ज किया जाएगा, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड। मैंने बताया था अगर मशीन आवर होगा तो मशीन आवर के हिसाब से प्रोडक्शन ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होगा, नहीं तो लेबर आवर के हिसाब से चार्ज होगा, नहीं तो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से चार्ज होगा। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से चार्ज किया था, अगर पिछले क्वेश्चन में तुम चाहोगे तो लेबर आवर के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हो। जो भी तुम बेसिस फॉलो करोगे उसके लिए एक नोट्स दे देना, जो भी तुम बेसिस फॉलो करोगे उसके लिए एक नोट्स दे देना मेरे भाई। ठीक है, ओके। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ओवरहेड चार्ज करेंगे मशीन आवर के हिसाब से। इस क्वेश्चन में हम ओवरहेड चार्ज करेंगे मशीन आवर के हिसाब से। देखो, और मशीन पी, मशीन क्यू, मशीन आर का पर आवर रिकवरी रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। मशीन पी, मशीन क्यू, मशीन आर का पर आवर का रिकवरी रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्यू का रिकवरी रेट 1.25 था, वो क्यू मशीन जॉब के लिए 200 घंटा काम करेगा, तो 200 घंटा इंटू 1.25 250। क्यू मशीन का रिकवरी रेट 2.5, वो 160 आवर काम करेगा, तो 160 इंटू 2.5 400। मशीन आर का रिकवरी रेट 3 रुपया, ये 240 घंटा काम करेगा, इतना। फिर मशीन एस का 2.25 132 आवर, इतना। टोटल इतना हो रहा है। अब वर्क कॉस्ट हो गया तुम्हारा 9767। बहुत सिंपल क्वेश्चन, खुद सॉल्व कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, तुम समझने के लिए कोशिश करो। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 60%, ये पॉइंट ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। तो वर्क कॉस्ट तुम्हारा कितना था 9767, उसका 60%, 9767 इंटू 60%, ये आ रहा है तुम्हारा 5860। चलो, वर्क कॉस्ट चार्ज करने के बाद ये तुम्हें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो, जो स्क्रैप होगा, स्क्रैप का जो रियलाइजेशन वैल्यू होगा उसका ट्रीटमेंट होता है कि कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, स्क्रैप का जो भी रियलाइजेशन वैल्यू होता है, स्क्रैप का जो भी रियलाइजेशन वैल्यू होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है ना, वो टोटल कॉस्ट से माइनस होगा। देखो, ये पॉइंट को अच्छे से, मतलब ढंग से रीड करो। 10% ऑफ अ प्रोडक्शन विल बी स्क्रैप्ड, मतलब जितना इनपुट डाला है टोटल, मतलब पूरा का पूरा स्क्रैप नहीं होगा, उसका 10% स्क्रैप होगा। फिर वो 5% के हिसाब से रियलाइज होगा। चलो एक एग्जांपल, के साथ समझो। चलो एग्जाम्पल के साथ समझो। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। चलो, वो जो लाइन लिखा हुआ ना, उसका मीनिंग समझने के लिए कोशिश करो। मान लो मैंने 100 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया,
जिसका सेलिंग प्राइस मान लो, सॉरी, जिसका प्राइस 10 रुपया, मतलब 100 इंटू 10 1000। बोला कि 10% स्क्रैप हुआ, तो 100 का 10% कितना होगा 10। फिर बोला प्राइस का 5 मतलब चलो प्राइस का 20% रियलाइज होगा, तो 10 का 20% 2, 10 का 20% कितना होता है 10 इंटू 20%, 2 रुपया। देखो 100 यूनिट्स मैंने इनपुट डाला था, उसका 10% स्क्रैप हुआ, मतलब कितना यूनिट स्क्रैप हुआ 10 यूनिट। प्राइस 10 रुपया था, उसका 20% में रियलाइज होगा तो कितना 2। अब स्क्रैप का वैल्यू कितना होगा 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब ये जो 1000 है ना, इसका 10% निकालो, फिर उसका 20% निकालो, ये 20 आ जाएगा। देखो 1000 का 10% 100, फिर उसका 20% 20। इस क्वेश्चन में बोला कि टोटल वैल्यू 1000, सपोज टोटल वैल्यू 1000, फिर बोला क्वांटिटी का 10% रियलाइज होगा 20%, तो हम 10% मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 20% मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 10% ऑफ प्रोडक्शन विल बी स्क्रैप, 10% ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्वांटिटी परसेंटेज। फिर उसके बाद बोला कि 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स में रियलाइज होगा। अब बोलो तुम्हारा कॉस्ट कितना 15,627, प्राइस रियलाइज होगा 5%, क्वांटिटी रियलाइज होगा मतलब क्वांटिटी स्क्रैप होगा 10%, मतलब इसका 10% इंटू 5% स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा। इसका 10% इंटू 5%, तो 10% इंटू 5% 78 हम माइनस करेंगे, तो टोटल कॉस्ट आ रहा है तुम्हारा 15,549। टोटल कॉस्ट आ रहा है तुम्हारा 15,549, 15,549। इसमें 20% हम ऐड करेंगे प्रॉफिट के लिए, तो सेलिंग प्राइस होगा 18,659। ये 100 यूनिट्स का मतलब कंप्लीट आउटपुट 100 यूनिट्स बनेगा ना, ये 100 यूनिट्स का अगर हम डिवाइड करेंगे 100 तो पर यूनिट का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।